हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, जब भी आप ये टॉपिक शुरू करें हमेशा आपको डेफिनेशन ऑफ हार्मोन से स्टार्ट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में जो हार्मोन की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट से शुरू करते हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इसका मतलब बॉडी में हार्मोन की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। सेकेंड, हार्मोन्स आर रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, इसका मतलब हार्मोन बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल केमिकल्स होते हैं। ओके। थर्ड, हार्मोन्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। हार्मोन जो होते हैं वो मैसेंजर है, एक सेल का मैसेज दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम हुआ इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्लियर। नेक्स्ट, एनसीईआरटी ने क्या किया, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनाइज और दूसरा कौन है, नॉन ऑर्गेनाइज। अब इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए एक सेल है, हार्मोन सेक्रीट करता है। ऐसे बहुत सारे सेल जब पास पास प्रेजेंट है, एक ग्रुप एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको नाम दिया ऑर्गेनाइज। और जब भी ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको नाम दिया नॉन ऑर्गेनाइज। इसको याद करने की ट्रिक ये है, सबसे पहले नॉन ऑर्गेनाइज याद कीजिए क्योंकि एग्जाम्पल कम है, तो सीधे याद कीजिए हार्ट, किडनी, जीआईटी, लिवर, बाकी जो भी नाम आपको याद है सबको ऑर्गेनाइज में रख दीजिए, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड। बस एक चीज़ है जो आपसे गलती करवा सकती है, वो सुनिएगा, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। याद रखिए एनसीईआरटी ने इनको किस में प्लेस किया है, ऑर्गेनाइज। तो ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में टॉपिक सबसे लास्ट में दे रखा है, हमें क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में डिस्कस करना है ताकि बाकी टॉपिक पढ़ने में हमें आसानी हो। ध्यान से सुनिए ना। हमने क्या किया, रिसेप्टर के बेसिस पे हार्मोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इसका मतलब क्या होता है वो सुनिए ना। कोई भी ऐसा हार्मोन जिसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है तो मेम्ब्रेन बाउंड, सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, है ना। कोई भी ऐसा हार्मोन जो वाटर सोल्यूबल है वो आसानी से सेल में एंटर नहीं हो सकता, तो रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होगा। कोई भी ऐसा हार्मोन जो लिपिड सोल्यूबल है वो आसानी से सेल में जा सकता है, तो कहाँ होगा, रिसेप्टर सेल के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल याद रखिए, प्रोटीन हार्मोन। लिपिड सोल्यूबल में एक तो याद रखिए स्टेरॉइड हार्मोन। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है थायरोक्सिन। अब ये समझिए ना, थायरोक्सिन जो होता है वैसे तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, मगर इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो फैट सोल्यूबल होता है। इसी की मदद से थायरोक्सिन जाता है सेल के अंदर। इसके रिसेप्टर सीधे न्यूक्लियस के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपको हमेशा इसको किसके साथ प्लेस करना है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। पहला वाटर सोल्यूबल, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा फैट सोल्यूबल। तो ध्यान से सुनिए ना, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए ओवरी का एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर है। उसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो हार्मोन आपको दिखाई दे रहा है। हार्मोन कौन सा है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब कॉन्सेप्ट समझिए, इस हार्मोन को इस सेल में ग्रोथ करवानी है, कैसे करवाएगा, तो ध्यान से सुनना। अब याद कीजिए हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। अब देखिए पॉइंट क्या है ना, हार्मोन आया, रिसेप्टर से आके बाइंड हुआ, एचआरसी बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिए आपका प्राइमरी मैसेंजर बाहर ही रुक चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही एचआरसी बना एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, इसको हमने नाम दिया रेस्पॉन्स 1। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है रेस्पॉन्स, है ना। इसकी वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंस बने जो इन्फॉर्मेशन को आगे लेके गए। ये भी मैसेंजर है, मगर याद करो हार्मोन प्राइमरी था, तो ये कौन हो गया, सेकेंडरी। इनकी वजह से क्या होगा, पहले से कुछ जो एंजाइम प्रेजेंट थे इनएक्टिव फॉर्म में, उनको एक्टिवेट किया जाएगा और फाइनली सेल में ग्रोथ की जाएगी, है ना। अब एनसीईआरटी कुछ टर्मिनोलॉजी उसको सुनिएगा। सेकेंड मैसेंजर, हर हार्मोन के लिए सेकेंड मैसेंजर अलग होता है, आपको इंडिविजुअली नहीं पढ़ना है, आपको जनरलाइज सेकेंड मैसेंजर के एग्जाम्पल याद रखने हैं। कैसे, 2-3 नाम याद कर लीजिए, कैल्शियम, CAMP, IP3। जब भी इनका नाम आए याद रखिए सेकेंड मैसेंजर होते हैं। अगला स्टेप, एनसीईआरटी में टर्म यूज हुई बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। ये समझिए, मैंने आपको बताया था इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट हुए थे। एंजाइम एक केमिकल है और बॉडी के लिए वर्ड यूज होता है बायो, तो याद रखिए बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोथ के लिए वर्ड यूज हुआ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, तो रेस्पॉन्स का नाम हुआ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पहले फैट सोल्यूबल पढ़ेंगे, फिर वाटर सोल्यूबल के साथ कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा ना, ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल, इसको समझिए। ये यूट्रस का एक सेल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए वाला पार्ट है। हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब सुनो, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, रिसेप्टर का होंगे सेल के अंदर, तो ये हार्मोन सीधा सेल के अंदर एंटर करेगा, एचआरसी बनेगा। अब डिफरेंस समझिए, वाटर सोल्यूबल के पास एंजाइम पहले से थे इनएक्टिव फॉर्म में, उनको सिर्फ एक्टिवेट करना था। यहाँ पे एंजाइम नहीं है तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा ना।
एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तो देखो HRC बना, वो DNA पे एक्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उससे प्रोटीन बनेगा। याद रखिए जो प्रोटीन बना ये एक्चुअल में कौन है? एंजाइम। ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में, तो इस सेल में क्या करवाएगा? ग्रोथ। तो दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुनिएगा ना। इतना याद रखिए जो वाटर सोल्यूबल होता है उसके लिए हमेशा सेकंड मैसेंजर की जरूरत होती है। जो फैट सोल्यूबल होता है उसके लिए कोई सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अंदर जाते हैं ना। सेकंड, वाटर सोल्यूबल कंपैरेटिवली रैपिड है, क्योंकि वहां पे एंजाइम प्रेजेंट है, सिर्फ एक्टिवेट करना है, तो शॉर्ट लास्टिंग है। फैट सोल्यूबल में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एंजाइम का फॉर्मेशन करना पड़ता है, इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो जब भी पढ़ेंगे 2-3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। अब हम क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से ना। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी बाय हाइपोथैलेमस, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं? पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ना। ये हाइपोथैलेमस है, 2 लोब आपको दिख रहे हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। मन में डाउट आ सकता है सर मिडिल लोब कहाँ गया? तो आप याद कीजिए ह्यूमन में मिडिल लोब एंटीरियर में मर्ज हो चुका है, तो ह्यूमन में मिडिल लोब अलग से दिखाई नहीं देता है। तो आपको सिर्फ 2 लोब दिखाई देते हैं, एक एंटीरियर और एक कौन है? पोस्टीरियर। एक क्वेश्चन हम यही डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए MSH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो आंसर इज मिडिल लोब। मगर क्वेश्चन में पूछा जाए MSH ह्यूमन में कहाँ से रिलीज होता है, तो आंसर होगा एंटीरियर लोब, क्योंकि मिडिल लोब एंटीरियर में मर्ज हो चुका है ह्यूमन के केस में। अब मेन हमें जो फोकस करना है कंट्रोल पे करना है। तो देखिए हाइपोथैलेमस कंप्लीट पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, एंटीरियर को भी करता है, पोस्टीरियर को भी करता है ना। डिफरेंस क्या है? एंटीरियर का जो कंट्रोल है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू है, तो इस कंट्रोल को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। पोस्टीरियर का जो कंट्रोल है डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू है, तो इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। तो याद रखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ना। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स है। अब सुनो, इन न्यूरॉन ने क्या किया? 2 टाइप के हार्मोन बनाए, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। इनको पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजा। अगर स्टिमुलेटरी है तो स्टिमुलेट हो गया, इनहिबिटरी है तो इनहिबिट हो गया। क्लियर है? एनसीईआरटी ने 2 नाम दिए, GnRH और सोमैटोस्टैटिन। इतना से याद रखिए GnRH ये स्टिमुलेटरी है, यहाँ से FSH और LH को रिलीज करवाता है। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी है, ये GH को इनहिबिट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझिएगा ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद किसी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है, ये सिर्फ 2 हार्मोन को स्टोर और रिलीज करती है, उनका नाम है ADH और ऑक्सीटोसिन। तो क्वेश्चन आता है सर फिर ये बने कहाँ? तो याद रखिए दोनों का जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए। इन दोनों के फंक्शन हम अगली स्लाइड में रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको पढ़ने का तरीका, पहले हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा ना। TSH से हम शुरुआत करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिए थायराइड पे एक्ट करता है, थायराइड में ग्रोथ करवाता है, साथ ही साथ थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इतना याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, मेडुला पे नहीं करेगा, क्योंकि मेडुला को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और कॉर्टेक्स पे काम करके उसके हार्मोन को रिलीज करेगा, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल। नेक्स्ट आता है GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके 2 पार्ट है, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों गोनेड्स पे एक्ट करते हैं, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज पे। इसका डिटेल आप रिप्रोडक्टिव के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए ना। जब भी प्रोलैक्टिन को पढ़े हमेशा ऑक्सीटोसिन के साथ मिलाकर पढ़ना है। क्यों? समझिए, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करके जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है दैट इज प्रोलैक्टिन, मगर उसका जो इजेक्शन करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। एक और बात, जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस के लिए वर्ड यूज होता है सेक्रीशन। तो क्वेश्चन में जब भी आपको मिले मिल्क का सेक्रीशन कौन करवाता है, तो याद रखिए प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन कौन करवाता है, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। लास्ट नेक्स्ट हमें पढ़ना है GH। GH के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, है ना। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन होता है, नाम से पता लग रहा है ग्रोथ तो करवाएगा, साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड होता है। हमें मेनली ग्रोथ पे फोकस करना है, ग्रोथ में भी फिजिकल ग्रोथ, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए ना, ये क्या करता है? आपकी बोन्स पे एक्ट करता है, बोन में एलोंगेशन करवाता है, तो आपकी जो हाइट बढ़ती है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन है? GH, याद रहेगा। एक और बात, जब आप बोन पढ़ते हैं तो याद कीजिए उसकी टर्मिनल पार्ट से जस्ट पहले वाला जो पार्ट है एपीफाइजियल प्लेट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे GH बोन के कौन से पार्ट पे एक्ट करता है, तो आंसर होगा एपीफाइजियल प्लेट। तो आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अब कुछ डिसऑर्डर्स देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दूंगा। सबसे पहले डिसऑर्डर्स के सिर्फ नाम आपको याद करने हैं, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैक्सिमम केसेस में सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। अगर आपको नाम याद हो जाए फिर आप डिटेल में जा सकते हैं, तो समझिएगा ना। जीएच या तो नॉर्मल से कम होगा हाइपो, या तो नॉर्मल से ज़्यादा होगा हाइपर, है ना। किसी बच्चे में अगर इसकी कमी हो गई तो बच्चे की हाइट बहुत ही कम, वर्ड यूज होगा ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। सेकेंड हाइपर। अब देखिए हाइपर सेक्रीशन या तो बच्चों में हो सकता है या तो एडल्ट में हो सकता है। याद रखिए अगर हाइपर सेक्रीशन बच्चों में हुआ तो डिजीज का नाम है जाइगेंटिज्म, एडल्ट में हुआ तो एक्रोमेगैली। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगैली। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को डिस्कस करेंगे ना। इससे पहले वाली स्लाइड याद कीजिए, दोनों का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है, मगर बॉडी में इनका जो रिलीज होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू होता है। तो शॉर्ट में एक बार इनको डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इतना सा याद कर लीजिए। ये नेफ्रॉन पे एक्ट करता है, वहां से वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अब आप सोच के देखो, जो भी वाटर रीएब्जॉर्ब होगा वो कभी ना कहीं ब्लड में आएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और यूरिन की क्वांटिटी क्या होगी, कम। एक डिजीज का नाम याद रखिए, किसी भी वजह से अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो डिजीज का नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो दो वर्ड याद रखिए, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, किसकी कमी से हुआ, एडीएच। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, ये यूट्रस की स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में हेल्प करता है, तो इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ यानी पार्चुरेशन हार्मोन। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब याद कीजिए मिल्क का सिंथेसिस करता है प्रोलैक्टिन, मगर उसका इजेक्शन कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थायराइड की पोजीशन अगर आप देखना चाहे, ये आपकी नेक है, नेक के वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है नेक का वेंट्रल साइड है, ऊपर होता है लैरिंग्स, नीचे होता है ट्रैकिया, बीच में होता है थायराइड। ठीक है, इतना याद रखिए, थायराइड के दो लोब होते हैं, बीच वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम इस्थिमस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस्थिमस नॉन ग्लैंडुलर होता है, इस्थिमस से कभी भी कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता। जब भी हार्मोन रिलीज होगा हमेशा लोब से रिलीज होगा। एक छोटी सी चीज़ है जो हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में उसको कनेक्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा ना। इतना याद रखिए, जो थायराइड होता है उसके लोब्स के अंदर थायराइड के फॉलिकल्स होते हैं ना। फॉलिकल्स के बीच बीच में कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। तो क्योंकि वो थायराइड से रिलीज हुआ तो उसका पूरा नाम होता है थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, तो अभी के लिए एक क्वेश्चन याद रखिए, थायराइड से जितने हार्मोन निकलते हैं सभी के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट थायरोकैल्सीटोनिन। तो ये आपको याद रखना है ना। ठीक है, नेक्स्ट थायराइड से जो हार्मोन निकलते हैं याद रखिए T3 और T4। T4 का नाम होता है थायरॉक्सिन। सीधे अगर मैं इसके फंक्शन की बात करें तो वो सुनिएगा। पहला फंक्शन ये ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों टाइप की ग्रोथ करवाता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, है ना। सेकंड, ये बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर एक बार शॉर्ट में मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब भी आप रेस्टिंग स्टेट में हैं तो सर्वाइवल के लिए आपको जो मिनिमम एनर्जी या कैलोरीज चाहिए वो आपकी बीएमआर है। तो ये क्या करता है, आपको कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिंदा रहने में आपकी मदद करता है। सो इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड रेगुलेट्स बीएमआर, याद रहेगा ना। नेक्स्ट आते हैं डिसऑर्डर। देखो फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा, सबसे पहले डिसऑर्डर के नाम आपको याद होने जरूरी है, ध्यान से सुनिए। हाइपोसेक्रीशन ये 4 नाम, हाइपर सेक्रीशन ये 2 नाम। ठीक है, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर मेन एम है पहले नाम याद करो। तो सुनिएगा, पहले हाइपो से शुरू करते हैं ना। प्रेगनेंसी के टाइम किसी फीमेल में या बर्थ के बाद किसी बच्चे में अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो याद रखिए बच्चे में, फीमेल में नहीं, बच्चे में जो डिसऑर्डर होगा वो क्रेटिनिज्म होगा, है ना। किसी एडल्ट पर्सन में अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो मिक्सेडेमा होगा। आयोडीन की कमी से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, साथ में थायराइड एनलार्जमेंट भी हुआ, तो उसको सिंपल गोइटर कहते हैं। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है हाशिमोटो डिजीज, इसमें थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम। तो जब भी हाइपो पढ़ेंगे 4 नाम आपको याद होने चाहिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेटिनिज्म, भी आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाइपर सेक्रीशन, ये सुने। पहले हम देखते हैं कैंसर ऑफ थायराइड। आप लोग याद करो, कैंसर मतलब एक ट्यूमर है ना, तो सेल का नंबर बढ़ेगा। तो जब भी सेल का नंबर बढ़ता है, सेक्रीशन बढ़ता है, तो कंडीशन कौन सी हुई, हाइपर। दूसरा है ग्रेव्स डिजीज, देखिए बाकी सबसे अलग है, ये अकेली ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती है किसके अगेंस्ट, थायराइड के अगेंस्ट, है ना। खास बात ये है, ये ऐसी ऑटो एंटीबॉडी है जो स्टिमुलेटरी नेचर की होती है, ये इसकी खास बात है। तो बाकी सब में डिस्ट्रक्शन होता है, मगर ग्रेव्स डिजीज की जो एंटीबॉडी वो स्टिमुलेट करती है, वो TSH को मिमिक करती है, तो कंटिन्यूअस वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी और सेक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, हाइपर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, नेक का आगे वेंट्रल था, ये पीछे वाला पार्ट यानी डॉर्सल पार्ट दिख रहा है ना। ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, याद रखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड है। नंबर में कितनी होती है, 4। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4। ओके,
इस ग्लैंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका हार्मोन पता होना चाहिए। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है पैरेथ हार्मोन, पीटीएच के नाम से जानते हैं ना। इस हार्मोन को अगर पढ़ना है तो इसको हमको पिछली स्लाइड से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग याद कीजिए, थायराइड से थायरोकैल्सिटोनिन आता है, तो दोनों को कंपेयर कीजिए ना। मान लीजिए आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना है, तो एक तरफ थायरोकैल्सिटोनिन, एक तरफ पैरेथ हार्मोन। अब क्या होने वाला है वो सुनिएगा ना। जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, और जो पैरेथ हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों ऑपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। और ये लाइन याद रखिए, दोनों मिलकर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। इनकी जो हेल्प करता है दैट इज विटामिन डी। तो ये सब मिलकर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आता है एक छोटी सी ग्लैंड है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। आप लोग याद करो, जो ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें एक स्ट्रक्चर आता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के ऊपर यानी डॉर्सल साइड, ऊपर मतलब डॉर्सल साइड जो प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनिएगा। जो पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो होता है ऐसा माना जाता है वो डायनल रिदम या सर्केडियन रिदम यानी 24 आवर रिदम से रिलेटेड है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सुनिए। सबसे पहले 24 आवर रिदम की बात करें, स्लीप वेक साइकिल, कब सोना है कब जागना है। इसी का सेकंड पार्ट है थर्मोरेगुलेशन, दिन और रात में बॉडी टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है थर्मोरेगुलेशन। बस एक बात याद रखिए, थर्मोरेगुलेशन में जब भी प्रायोरिटी देनी है हमेशा किसको देनी है, हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट आता है पिगमेंटेशन। इतना याद रखिए, ये पॉइंट सिर्फ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पे एप्लीकेबल है, ह्यूमन पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है उसको एक बार समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे ना। पिगमेंटेशन की बात करें, देखिए दो हार्मोन होता है, एक होता है एमएसएच, एक होता है मेलेटोनिन। दोनों मिलकर पिगमेंटेशन करवाते हैं, मेटाक्रॉसिस जिसे कहते हैं। एमएसएच स्किन के कलर को डार्क करता है, मेलेटोनिन लाइट। मगर याद रखिए पॉइंट ह्यूमन पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इसका फंक्शन एनसीईआरटी ने दिया मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, आपकी मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको अगर समझे तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियोडिक प्रोसेस है और ये कहीं ना कहीं पीरियोडिक प्रोसेस से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप रिलेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है डिफेंस। इसको सुनिएगा ना। ऐसा माना जाता है जो मेलेटोनिन होता है वो एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, एजिंग करवाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। तो वर्ड यूज हुआ डिफेंस। तो लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पीनियल ग्लैंड में आपको ये वर्ड्स याद होने जरूरी है, यानी क्वेश्चन हमेशा लिस्ट वाला पूछा जाता है। तो स्लीप वेक साइकिल, पिगमेंटेशन, ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको काउंट करके बताना पड़ेगा कितने फंक्शन पीनियल से रिलेटेड हैं, कितने पीनियल से रिलेटेड नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है ये एक छोटी सी ग्लैंड है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है थाइमस। देखिए थाइमस की पोजीशन अगर आप समझना चाहें, दो लंग्स होते हैं, बीच में जो स्पेस होता है उसका नाम होता है मीडियास्टाइनल स्पेस। ओके, तो थाइमस आपके मीडियास्टाइनल स्पेस में प्रेजेंट होता है, हार्ट और अओर्टा के आगे मगर स्टर्नम के पीछे। तो आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं, हार्ट एंड अओर्टा के आगे है, स्टर्नम इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये जो येलो वाला दिख रहा है दिस इज थाइमस। एनसीईआरटी में लिखा है इट इज ए लोब्ड स्ट्रक्चर। तो याद रखिए बाई लोब्ड यानी दो लोब होते हैं इसके, है ना। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है वो सुनिएगा। पहला इसका हार्मोन थाइमोसिन। इसके फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, है ना। इतना याद रखिए, ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। और टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो याद रखिए इट इज रिलेटेड टू सीएमआई। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, और एंटीबॉडी की वजह से कौन सी इम्यूनिटी है, एएमआई। तो दो फंक्शन याद रखिए, सीएमआई एंड एएमआई। अब इसके साथ एक बहुत ही अलग सी यूनिक बात है, पता है क्या, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है थाइमस डिजेनरेट होता जाता है ना। तो ऐसा माना जाता है ओल्ड एज में पर्सन की जो इम्यूनिटी वीक हुई उसका एक रीजन है डिजेनरेशन ऑफ थाइमस। तो थाइमस और पीनियल बहुत ही छोटी छोटी ग्लैंड है, मगर इनके एक एक पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इनकी पोजीशन को समझते हैं ना। आपके पास दो किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो इनका नाम होता है सुप्रारीनल। सुप्रारीनल मतलब किडनी के ऊपर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमने उसको कट किया, अंदर से स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ना। देखिए सबसे पहली बात, जो बाहर वाला पार्ट है वो कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो दिख रहा है वो कॉर्टेक्स होता है, सबसे अंदर कौन होता है, मेडुला। इसी को अगर हम डायग्राम फॉर्मेट में समझे तो देखिएगा, ये बाहर की तरफ कैप्सूल है, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ कौन है, मेडुला। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बार स्टार्ट करते हैं ना। कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलते हैं उनको कॉर्टिकॉइड कहते हैं और वो नेचर में होते हैं स्टेरॉइड। पक्का। कॉर्टिकॉइड की अगर बात करें तो देखिएगा, कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती है ना। लेयर के लिए वर्ड यूज होता है जोना। जोना का मतलब क्या होता है? लेयर। ओके, अब इनको याद करने की ट्रिक, अब क्या कीजिए, एक वर्ड याद कर लीजिए GFR, जो कि आप किडनी के साथ पढ़ते हैं ना। तो देखिए GFR, इसका मतलब सबसे बाहर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद है जोना फेसिकुलेटा, उसके बाद है जोना रेटिकुलरिस। याद हो गया? अगला स्टेप ध्यान से सुनिए, यहाँ से रिलीज होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यहाँ से आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहाँ से आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। याद है? अगला स्टेप है ना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ठीक है, अब हम आते हैं मेडुला की तरफ। इतना याद रखिए, मेडुला से जो भी हार्मोन रिलीज होंगे वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। 2 नाम याद कर लो, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इन्हीं का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंपैरिजन की टेबल है। इधर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे, इधर हम मेडुला की बात करेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन, आपको पता है कॉर्टेक्स बाहर होता है तो मेडुला कहाँ होता है? अंदर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मोड ऑफ स्टिमुलेशन, कॉर्टेक्स वाले पार्ट को हार्मोन यानी ACTH स्टिमुलेट करता है। और याद रखिए, मेडुला वाला पार्ट जो है उसको नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट, हार्मोन कौन से प्रोड्यूस हुए ये भी हमने डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज करते हैं ना। कॉर्टेक्स से आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, GFR के थ्रू याद करना है। इसमें एल्डोस्टेरॉन, इसका एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। यहाँ से जो आते हैं आपको पता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है ना, फंक्शंस या इफेक्ट्स। ओके, सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। कैसे? सोडियम को रिटेन करता है, K+ को बाहर निकालता है। तो जितना ज़्यादा सोडियम रिटेन होगा उतना वाटर रिटेन होगा। ये वाटर आपके ब्लड में जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो याद रहेगा। कॉर्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ध्यान से सुने ना। देखिए, कॉर्टिसोल को हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कंटिन्यूअस आपके सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और सेल्स को सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज प्रोवाइड किया, सर्वाइवल में हेल्प किया। तो इसमें क्या हुआ वो समझिए ना। इसको क्या करना है? कहीं से भी ग्लूकोज लाना है तो ये क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा, लाइपोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटियोलाइसिस, इन सब की मदद से ग्लूकोज बनाएगा। अब समझो, ग्लूकोज नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से बनता है तो ये ग्लूकोज के न्यू सोर्स है। तो जब भी न्यू सोर्स से ग्लूकोज बनेगा उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो याद रखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तरीका लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट। अब याद कीजिए, इन्फ्लेमेशन एक वर्ड आपने सुना है। जब भी किसी पार्ट में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, टेम्परेचर होता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये क्या करता है? उसको सप्रेस करता है। मेन कॉन्सेप्ट ये इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं कर रहा है, कॉज को ठीक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। तो इस पॉइंट को याद करने का तरीका है फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलबींग। ये वेलबींग की फीलिंग दिलाता है, मगर वो फीलिंग कैसी होती है? फॉल्स। तो इसे तभी यूज होना चाहिए जब इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर है और किसी दवाई का कोई असर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ते हैं तो इसका यूज भी आप डिस्कस करते हैं। अब आता है एड्रिनल मेडुला, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। बताइए ये क्या करता है? ट्रिपल F हार्मोन होता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। जब भी डर लगेगा या तो लड़ोगे या तो भागोगे, तो जो भी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है उसमें कौन एक्ट करेगा? एड्रिनल मेडुला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है पेनक्रियाज। सबसे पहले पेनक्रियाज की पोजीशन अगर डिस्कस करें, स्टमक, स्टमक के बाद डिओडिनम। डिओडिनम का सेकंड पार्ट एक कर्व की फॉर्म में होता है, तो उस कर्व में जो प्रेजेंट होता है वो पेनक्रियाज है। आपको पता है पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन पार्ट से 1 से 2% बनाता है, उस पार्ट को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, यहाँ पे कई टाइप के सेल होते हैं, आपको 2 इंपॉर्टेंट सेल याद रखने हैं। पहला सेल है अल्फा सेल, दूसरा सेल है बीटा सेल। अभी क्या कॉन्सेप्ट है समझिए ना। अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन। सबसे पहले हम इंसुलिन डिस्कस करेंगे और ट्रिक ये है, इंसुलिन का ऑपोजिट कौन होता है? ग्लूकागॉन। तो ध्यान से सुनिए ना, इंसुलिन क्या करता है? आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को उठा के कहाँ भेज देता है? सेल के अंदर। पक्की बात। अगर ब्लड का ग्लूकोज सेल में चला गया तो आप खुद सोचो, ब्लड में ग्लूकोज क्या हो गया? कम। तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई? हाइपोग्लाइसीमिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, ये दोनों पॉइंट को समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। इंसुलिन से वैसे काम करेगा जिनसे ब्लड में ग्लूकोज कम हो, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़े। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा,
ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस की रेट को बढ़ाता है ताकि ग्लूकोज कम हो, तो इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, दूसरी बात, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करता है ताकि ग्लूकोज कम हो, तो इनिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। इतना अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो बिल्कुल ऑपोजिट कौन है, ग्लूकागॉन। समझते हैं ना। सबसे पहली बात, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो आप खुद बताइए क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इसका ऑपोजिट करते जाइए। अब ये सिर्फ ऐसे काम करेगा जिनसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़े, तो ये ग्लाइकोजन जो है उसको ब्रेक करेगा, सिंथेसिस नहीं करेगा। तो यार रखिए डिक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस, मगर ऐसे प्रोसेस जिनसे ग्लूकोज बढ़ता है ये उनको बढ़ाएगा, तो स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नए सोर्स से ग्लूकोज बनाएगा। तो आई होप ये बातें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। आपको अगर याद हो, एडीएच की कमी से जो हुआ था उसका नाम था डायबिटीज इंसिपिडस, इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। अभी क्या होता है उसको समझेंगे एक बार, है ना। देखिए, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। इनमें डिफरेंस क्या है, इंसुलिन की कमी से हुआ, कॉज कुछ भी है, इंसुलिन की कमी से हुआ तो टाइप 1। सेकेंड टाइप समझिए, इंसुलिन तो है मगर सेल पे जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो या तो बना ही नहीं है या तो डैमेज हो गया, तो रिसेप्टर में अगर प्रॉब्लम है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसका नाम हुआ टाइप 2। इतना याद रखिए, साइन सिम्टम ऑलमोस्ट सेम है, सेम मान के चलेंगे ना। तो एक एक करके हम साइन सिम्टम को डिस्कस करेंगे। समझिए, मान के चलो इंसुलिन कम हो गया, ब्लड का ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। कंडीशन का नाम हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा। ये ग्लूकोज किडनी के पास जाएगा, किडनी की एक लिमिट है, एक लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी तो किडनी मना कर देगा, और ये जो ग्लूकोज है ये यूरिन में जाने लगेगा, क्योंकि किडनी उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए, जो ग्लूकोज यूरिन में गया, टर्म यूज होगी ग्लाइकोसूरिया। किसी भी वर्ड के एंड में यूरिया मिले मतलब यूरिन, और पहले वाला वर्ड यूरिन में पास आउट हो रहा है ना। अगला स्टेप, अब सोच के देखो, यूरिन के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा ग्लूकोज जाएगा वो अपने साथ वाटर को लेके जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा वाटर। कंडीशन का नाम क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया, यानी यूरिन की क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना। एक और बात, अब सोच के देखो, पॉलीयूरिया हो रहा है, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे, प्यास ज्यादा लगेगी। कंडीशन का नाम पॉलीडिप्सिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज बहुत है मगर ब्लड में सेल को नहीं मिल रहा, तो सेल को अगर ग्लूकोज नहीं मिलता तो वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हाइपोथैलेमस में जाके हंगर सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है। कंडीशन का नाम पॉलीफेजिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सारी कंडीशन ऐसे ही चलती रही और आपने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी ग्लूकोज बना वो सेल को नहीं मिलेगा, इंसुलिन नहीं है, मगर नुकसान क्या होगा वो समझिए। जब फैट का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडी बनेगी, बॉडी में कीटो एसिडोसिस होगा, वो ब्रेन तक पहुंचेगी, उससे डायबिटिक कोमा और डेथ तक हो सकती है। तो जब भी डायबिटीज पड़ेगी, इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद होनी जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मिलेगा, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, वो स्ट्रक्चर अपना मेन फंक्शन तो करते ही हैं, साथ में हार्मोन भी रिलीज करते हैं। जैसे उसमें हार्ट दे रखा है, किडनी है, गोनैड्स है, टेस्टिस एंड ओवरीज है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसमें ऑलमोस्ट हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पार्ट है हार्मोन सेक्रेटेड बाय जीआईटी। ये आपको एज इट इज लर्न होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है गैस्ट्रिन, नाम से पता लग रहा है स्टमक पे एक्ट करेगा, तो स्टमक पे एक्ट करता है, वहां से एचसीएल और पेप्सिनोजन रिलीज करवाता है। सेकंड अगर बात करें सेक्रेटिन, याद रखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी था। ये क्या करता है, पेनक्रियास पे एक्ट करता है, वहां से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करवाता है ना। नेक्स्ट की अगर बात करें सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखिए, पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस रिलीज करवाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट हम जो पढ़ते हैं जीआईपी, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, एक तो स्टमक की मोटिलिटी यानी मूवमेंट को इनिबिट करता है, साथ ही साथ स्टमक की जो सेक्रीशन है उनको भी इनिबिट करता है। तो आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी।